बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके जीवन की मौलिक इकाई, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी अभ्यास पे बनेगी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। कोशिका का दिमाग में अगर एक बात आती है तो आपको ये वाला जो चित्र है वो नज़र आता होगा। ठीक है, तो ये जो चित्र है आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी छोटी छोटी संरचना दे रखी है। ये प्याज की जो है सल्कों की चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान तरीके से आप देखें। इसमें प्याज के सल्क जो हैं काफ़ी छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में नज़र आ रहे हैं, यानी छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के भांति नज़र आ रहे होंगे। तो अब 1665 की बात है, जो हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक अपने द्वारा स्वतः बनाए गए एक सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या काम किया, एक पेड़ की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पीस लेकर के उसको अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी पे अध्ययन करने लगे। उन्होंने इस पे अवलोकन किया और देखा कि ये बहुत ही छोटी सी लाइक दिस, जैसे ये वाली संरचना मधुमक्खी की तरह जो संरचना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी संरचना के अनुसार उन्होंने इसको महसूस किया और इसका जो नाम दिया उन्होंने एक स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी छोटा सा घर। ठीक है, तो इन्होंने ये जो इस वाले जो इसका नाम जो दिया, इसको सेल कहा। और सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा सा घर। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद क्या होता है, 1674 की बात है, लेवेनहॉक ने जो एक तालाब होता है उसमें बहुत सारे सजीव जीवों का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने पता लगाया कि ये आपके इसमें कोशिकाएं मौजूद होती हैं। साथ ही साथ बताते जाए आपको, सन 1831 में जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने बड़े अध्ययन के बाद उसमें देखा कि इसके अंदर बहुत सारे आपके क्या थे, आपके जैसे मतलब अलग अलग जो भी आपके कोशिकाएं थी उसमें क्या थे, आपके केंद्रक मौजूद थे, यानी कि केंद्रक की उन्होंने खोज की। रॉबर्ट ब्राउन के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जिसमें से बता दूं आपके जेई पुरोकंज करके हैं, जिन्होंने क्या काम किया। जेई पुरोकंज ने क्या काम किया कि जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं जो होती हैं इसके अंदर जो तरल भाग भरा हुआ था, इसको उन्होंने क्या काम कहा, उन्होंने इसको जीव द्रव कहा। ठीक है, जीव द्रव कहा। ठीक है, जीव द्रव कहा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने इसकी खोज की। उसके बाद बहुत सारे जीव वैज्ञानिक आए, जिसमें से आपके स्लेडन और आपके इस तरह से दूसरे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत का आविष्कार किया, खोजा। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने दो बातें रखी। पहला, उन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, जो भी आपकी जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, ये छोटे जिनकी इकाई जो है, यानी छोटे इकाई से बन के कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। और उन्होंने कहा कि जो ये कोशिकाएं होती हैं आपकी, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जंतु कोशिका चाहे आपकी पादप कोशिका, ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है। उसके बाद 1855 में बिरचो नाम के वैज्ञानिक ने इस जो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो नई कोशिकाएं जो बनती हैं, वो क्या होता है, वो पुरानी कोशिका की क्या होती है, आपकी पुरानी कोशिका की पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। मतलब जो नई कोशिका जो बनी है वो किससे मिलके बनी है, पुरानी जो कोशिकाएं थी, पूर्ववर्ती कोशिकाएं थी, उनसे मिलके बनी होती हैं। इस प्रकार से फिर 1940 के बाद तो बहुत ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आपके आ गए, और जिसके कारण बहुत ही अच्छे से अध्ययन होने लगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, भाग होते हैं, बहुत सारे इसमें अंग थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपको बता दी जाए, कोशिका के जो आपके अंगक होते हैं उसको भी हम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताते चलता हूँ, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। आपकी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक कौन सी होती है आपको बताते चलो मैं आपकी यहाँ पे। पहली होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और आपकी दूसरी जो होती है जिसे कहते हैं आपका यूकैरियोटिक दूसरी कोशिकाएं होती है। ठीक है,
तो मैं बताते चलूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रो मीन्स होता है पहले प्रारंभिक, और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, जो प्रारंभिक के केंद्रक थे। इसके केंद्रक क्या होते थे? अल्प विकसित होते थे। और इसका जो केंद्रक यूकैरियोटिक होता था, इसका केंद्रक काफ़ी विकसित होता था। और प्रोकैरियोटिक जो होती थी इसमें काफ़ी अंग जो होते नहीं पाए जाते थे, जो कि यूकैरियोटिक में काफ़ी अंग पाए जाते थे। ठीक है, इसमें इनकी आकृति काफ़ी छोटी होती थी, बहुत ही छोटी होती थी, और इसकी थोड़ी सी इनसे थोड़ी बड़ी होती थी आकृति में। अगर बात की जाए यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो ये आपकी दो प्रकार की होती है। समानतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी पादप कोशिका, ठीक है, एक होती है आपकी पादप कोशिका, दूसरी होती है आपकी, मैं बताते चलूँ आपको, जंतु कोशिका। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है आपकी? जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिका होती है। जरा इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके मतलब अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो पादप कोशिका जो होती है, जिनमें रिक्तिका, जो यहाँ पे लिखे रसधानी, काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, परंतु जंतु कोशिका में कम होती है। अगर बात की जाए पादप कोशिका में दो प्रकार की आपकी जो कोशिका भित्ति, जो भी उसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें एक ही प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और ये पादप कोशिका में आपके हरित लवक पाए जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हरित लवक जिसे हम यहाँ पे प्लास्टिड भी कहते हैं, और यह इसमें पाया जाना मुख्यतः जरूरी है। इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसमें तारककाय पाए जाते हैं, इसमें तारककाय नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आगे इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा जाए तो उसमें राइबोसोम्स में भी काफ़ी अंतर होता है, इसमें भी राइबोसोम्स में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके बहुत सारे कोशिका के अंगक होते हैं, जो कि हम पढ़ देंगे, इसको एक एक करके सब पढ़ेंगे। अंगक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके सवाल मतलब बनते हैं इसके। ठीक है, बात करते हैं पहले अंगक की, जिसे कहते हैं अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवीय जो होता है जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह क्या होते हैं? ये जो होते हैं आपके कोशिका जो होती है, उसमें कोशिका जो होगी इसमें बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, कोशिका में क्या होते हैं? पूरी तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता है कि फैले हुए रहते हैं पूरी कोशिका में। ठीक है, और इनका काम जो होता है, इसे कैंची भी कहते हैं। इसको एक कैंची की भांति काम करते हैं, ये काटने का काम करते हैं इसमें। ठीक है, ये उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, जिसे कहते हैं गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी उपकरण जो होता है, ये आपके प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और इसमें राइबोसोम्स का भी निर्माण इसी गोल्जिकाय में होता है। गोल्जिकाय उपकरण में होता है, जिसे बेंडा ने खोजा था, कोलिकर ने देखा था, और बेंडा ने इसको नाम दिया था। इसको जो है उपकरण को देखा था गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने, इसका जो है कैमिलो गोल्जी ने इसको देखा था, और इसका नाम भी उन्होंने उसी के नाम से, उनका कैमिलो गोल्जी जो इन्होंने देखा था, इस नाम से इनका नाम गोल्जी उपकरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है आपके लाइसोसोम, जो भी इसके आपके राइबोसोम्स का यहाँ पे निर्माण होता है, और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम जो होते हैं आपके, इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती थैली क्या होती है बच्चों? क्या होता है कि कोशिकाओं में बहुत सारे ऐसे भी क्या होते हैं वेस्ट मटेरियल, कहने का मतलब कुछ ऐसे टूटी फूटी कोशिकाएं जो कोशिका के अंगक हो जाते हैं, जिसको क्या करते हैं, लाइसोसोम में बहुत ही ज़्यादा पाचक रस होते हैं। लाइसोसोम की आकृति इस तरह से होती है, इसमें पाचक रस ऐसे भरे रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पाचक रस भरे रहते हैं, और ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी ये होंगे वहाँ पे ये फट जाते हैं, और ये उसको पचा लेते हैं, और इस प्रकार से इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, आप इसे जानते होंगे, इसका नाम जो होता है ऊर्जा घर, बिजली घर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये आपके जंतु कोशिका में सबसे अधिक होते हैं, पादप कोशिका में कम होते हैं, बहुत मतलब कम होते हैं, इसमें सबसे अधिकतम होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है बेटा। इसमें ग्लूकोज जो होते हैं आपके टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऊर्जा के रूप में हमें प्रदान करते हैं एटीपी,
जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा के सिक्के भी कहलाते हैं। इसके बाद क्या होता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये प्लास्टिड जो होते हैं ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रसोई घर के नाम से भी जानते हैं, किचन हाउस के रूप से नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये कोशिका, ये अब इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी विधिवत संपन्न होती है और इससे क्या होता है, इसमें आपका स्टार्च का निर्माण होता है और इसके बाद आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो प्लास्टिड बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये पादप कोशिका के लिए, पादप कोशिका के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद आते हैं रसधानियाँ। रसधानी क्या होती है, क्योंकि मैं बता दूं ये सबसे अधिक मात्रा आपके पादप कोशिका में होती है, क्योंकि यह क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके उसमें द्रव उत्पन्न होते हैं, उसमें बहुत सारा जल की मात्रा होती है। तो ये क्या करती है रसधानी, उसमें जल की मात्रा को बाहर निकाल लेती है, उसको अपने अंदर रख लेती है, जब जरूरत पड़ती है उसको उसमें प्रदत्त कराती है। काफ़ी चीज़ें उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मटेरियल उसको वो अपने अंदर रखती है और बाहर कोशिका के कर देती है। तो रसधानी का बहुत ज़्यादा इसमें काम हो जाता है। इस प्रकार से इतना अध्ययन हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, हर एक पॉइंट बना करके आप लिख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद देखते हैं कोशिका विभाजन। बच्चों देखिए हमारे शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं, पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वो टूट करके उसको बाद क्या होता है, कुछ कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं आपके विभाजित होकर के क्या होती हैं, नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें कि दो प्रकार का विभाजन आपको देखने को मिलेगा इसमें। पहला विभाजन होता है जिसका नाम है आपका समसूत्री विभाजन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समसूत्री विभाजन। और इसके बाद जो दूसरा होता है जिसका नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जो कि भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसको देख लेते हैं एक बार बड़े ही अच्छी तरीके से। समसूत्री विभाजन सदैव आपका कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी शरीर की कोशिकाओं में होता है, चाहे वो जंतु कोशिका हो, इसमें होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह जो आपके मानव होते हैं उनके जननांग में होता है, जननांग में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और इस तरीके से इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बाद कोशिका का अस्तित्व जो होता है, जो आपके शरीर में बना रहता है। इस तरीके से हमने इसको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ लिया और मुझे लगता है कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको। ठीक है, तो जब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे तो उसमें अभ्यास की क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सरल तरीके से मैं समझाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।